दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आज आप सभी का फिर से स्टडी विद अजय पर स्वागत है। जैसा कि कल जो खबर आप लोगों ने देखी ली होगी कि एसबी द्वारा 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उसमें अगस्त 2024 में वर्ग 2 की जो परीक्षा है उसको उसमें रखा गया है। इसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। बच्चों में भी इस बात को लेकर असमंजस था कि पता नहीं ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि परीक्षा जो है अगस्त में होने वाली है। तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है, ये आपको अपनी तैयारी बनाकर चलना है। आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि 3 महीने का आपके पास समय रहेगा। अप्रैल चालू हो गया है तो मई, जून, जुलाई 3 महीने का आपके पास समय है। अगस्त में यदि ये परीक्षा होती है तब तक आपको पूरी तरीक़ा से अपने आप को तैयार करना होगा। हमारे जो वीडियोज़ हैं अभी वो हम मैथ की क्लास को टारगेट करके बना रहे हैं, जिसमें वर्ग 2 के जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। और उनका जो मेंस का जो पेपर होगा, जो कि लगभग 100 नंबर का, उम्मीद है कि 100 नंबर का ही होगा, क्योंकि जैसा कि वर्ग 1 का हुआ था उसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसमें भी 100 नंबर का पेपर हमें देखने को मिल सकता है। और उसमें जो टॉपिक होंगे जो पात्रता परीक्षा में आपने दिए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें टॉपिकों को शामिल किया जाएगा। उन्हीं टॉपिक की कठिनाई को लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाएगा और उसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो हम आज देखेंगे त्रिभुज की महत्वपूर्ण प्रमेय और उनके निष्कर्ष। इसके बारे में हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, विस्तार से इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम उनका एक रिवीजन करेंगे, जो कि वर्ग 2 की परीक्षा को टारगेट करके ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसको देखेंगे और आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इसकी जो जानकारी है काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी प्रमेय हैं, कौन कौन से निष्कर्ष हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है उसमें है त्रिभुज की महत्वपूर्ण जो है प्रमेय और निष्कर्ष। इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन से निष्कर्ष हैं। तो सबसे पहला जो निष्कर्ष होने वाला है, पहले निष्कर्ष में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये जो प्रमेय है ये सभी को मालूम है, ये निष्कर्ष सभी को मालूम है, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे एक बार थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। जैसे आप पहला तो यही बन जाएगा कि यदि आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया जाए, त्रिभुज दे दिया जाए, एक त्रिभुज है आपके सामने ABC, एक त्रिभुज आपको दे दिया जाए कि ये त्रिभुज ABC है। इसमें तीनों कोणों की माप XYZ में आपको दी जा सकती है। माना कि A की माप दे दी जाए कि X है, B कोण की माप लिख दी जाए 2X है और C कोण की माप लिख दी जाए कि 3X है। इस तरीके से तीनों कोणों की माप दे दी जाए और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कोण A की माप कितनी होगी। तो इसको आपको हल करना है। ऐसी जो प्रमेय रहेंगे, ऐसे जो सवाल रहेंगे उसमें इसी का इस्तेमाल होगा। आपको तीनों कोणों का योग जो है 180 के बराबर लिखना है और उसको हल करके आप यहाँ से X का मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इन प्रमेय को हल करेंगे, इसका ये उपयोग होगा। तो पहला जो हमारा निष्कर्ष है वह क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इनके बारे में विस्तार से हमने वीडियो अपना बनाया है, उसको आप देखिएगा। उसमें इस पर आधारित सवाल भी लगाए हैं, 2 अभ्यास भी हम त्रिभुज के कर चुके हैं। आगे 2 से 3 अभ्यास हम और लेकर आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो उम्मीद है आप सभी आने वाले अभ्यास को जरूर देखेंगे और पिछला वीडियो जिसमें हमने विस्तार से सभी के बारे में चर्चा की है आप उसको भी देखेंगे। तो देखिएगा पहला जो निष्कर्ष है वह कौन सा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इस पर आधारित प्रश्न इस तरीके से आएंगे। इन्हें करना कैसे है, आप तीनों कोणों की माप को यहाँ पर जोड़ेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से 3 और 2 5 और 1 6, कितना x हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 180 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तब x की वैल्यू यहाँ से आपको मालूम चल गई है। तो अब आप कोण A, कोण B और कोण C तीनों को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उस पर आधारित जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अगली प्रमेय कौन सी है। इसके बाद जो अगली प्रमेय है, अगली प्रमेय में किसी भी त्रिभुज में जो 2 भुजाओं का जो योग होगा हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होगा, ज़्यादा होगा या होता ही है। इस पर तथ्य पर आधारित सवाल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ग 2 की जो परीक्षा होगी सीधे कुछ सवाल आपको लगाने को आएंगे, कुछ तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में आपको दिए रहेंगे, जिसको आपको 4 में से एक उत्तर सही लगाना होगा।
तो ये जो तथ्य है ये हमेशा त्रिभुज की कंडीशन में ये हमेशा ही सत्य होता है। तो ये इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया है ABC। यहाँ पर एक भुजा की लंबाई यदि इसमें मान ली जाए 5 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई मान ली जाए 6 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में जो परिमेय है इसका कहना है कि किसी भी दो भुजाओं का योग, चाहे आप इसको और इसको जोड़ लीजिए 5 और 6, तो कितना हो जाएगा, यदि आप 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि तो तीसरी भुजा से कैसा हो गया, ये बड़ा हो गया। तीसरी भुजा कितनी है, 8। तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। या आप 6 और 8 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा आपका 14। और ये जो तीसरी भुजा है 5, उससे क्या है, बड़ा है। तो त्रिभुज की किसी भी कंडीशन में आप इसको देख लीजिएगा, हमेशा ये सही होने वाली है कि त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा या ज़्यादा होता है। इस पर आधारित प्रश्न आपको तथ्यात्मक रूप से देखने को मिलेंगे, जो कि 4 में से एक उत्तर आप सही लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला जो प्रमेय है वह कौन सा है। इसके बाद जो तीसरा प्रमेय है उसमें दिया हुआ है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। तो किसी भी त्रिभुज में, तो सबसे पहले आप फिर से त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं ABC। त्रिभुज हो जाएगा ABC। यहाँ पर फिर से भुजाएं मान लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, उसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सभी सेंटीमीटर में है। तो दो भुजाओं का जो अंतर होगा, इधर देखिएगा आप, तो 3 और 4 या दो भुजाओं का अंतर कितना हो जाएगा, 1। 3 और 4 का अंतर हो जाएगा 1। और तीसरी भुजा बची कितनी हो गई है, 5 सेंटीमीटर। तो यही प्रमेय का कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होता है वह हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। तीसरी भुजा से कैसा होता है, कम होता है। ये सभी आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज के संदर्भ में आपको 4 निष्कर्ष दे दिए जाएंगे, उसमें से आपसे एक पूछ लिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से सभी प्रमेय आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल तो आप लगा ही लेंगे, लेकिन तथ्य पर आधारित यदि सवाल आ जाए तो वो भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आप इन सभी को गंभीरता से पढ़िए और अच्छे से इनको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं सवालों पर आपसे गलती होती है पेपर में। तो हमें यही कोशिश करूँगा कि आपसे इन सवालों में कोई गलती ना हो और इस प्रकार के जो सवाल हों उन्हें आप बड़ी आसानी से पेपर में कर आएँ, ठीक है। तो तीसरी जो प्रमेय हो गई वह क्या हो गई है कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होता है, दो भुजाओं का जो अंतर होता है हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। इस प्रमेय को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं चौथी प्रमेय। चौथी जो प्रमेय है उसमें क्या दिया हुआ है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। ये जब आप कोण निकालेंगे, त्रिभुज पर आधारित सवाल जब आप लगाएंगे तो उसमें ये आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि ये एक त्रिभुज आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक त्रिभुज आपके सामने दिया हुआ है ABC, ठीक है। त्रिभुज दिया हुआ है ABC। इसमें दो भुजाएं मान लेते हैं कि जो भुजा AB है ये भुजा किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है। यानी ये अगर 4 सेंटीमीटर मान लें और इसको भी हम कितना मान लें, 4 सेंटीमीटर, और इसको मान लें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज में जो प्रमेय है उसका क्या कहना है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, B वाला कोण। इस वाले AB के सामने का कोण कौन सा है, C। तो प्रमेय का कहना है कि ऐसी कंडीशन में कोण B जो है कोण C के बराबर होगा। इस प्रकार के सवाल भी आपको, इस प्रकार आधारित सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे करना है, जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ऐसे सवालों में आपको एक कोण की माप दे दी जाएगी, यानी माना कि कोण A आपको दे दिया जाए कि कोण A की माप 80 डिग्री है, तो बताइए, और दो भुजाएं बराबर हैं, तो बताइए कोण B और कोण C कितना कितना होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज होता है उसमें जो बराबर भुजाएं होती हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इस आधार पर आप लगा सकते हैं। इसमें दूसरी प्रमेय जो रहेगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और दोनों प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए आप तीनों कोणों की माप इनकी निकाल सकते हैं, कोण A, B और C, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये रिवीजन के रूप में हम पढ़ रहे हैं।
आप विस्तार से देखेंगे इसको तो पिछला जो वीडियो है त्रिभुज का उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो को हम लेकर आए हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके, आपका प्रमेय को आप फिर से लिख सकें और जल्दी याद कर सकें। ठीक है, अगला जो प्रमेय है उसको हम देख लेते हैं। पांचवा जो प्रमेय यहाँ पर है, पांचवें प्रमेय, ये इससे भी संबंधित काफ़ी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे कि किसी भी त्रिभुज की यदि एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि एक त्रिभुज आपको सामने बना लिया जाए त्रिभुज, और उसकी एक भुजा क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो बढ़ा हुआ कोण होता है ये कौन सा कोण कहलाता है, बैस कोण कहलाता है। तो त्रिभुज ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, और ये जो भुजा बढ़ाई गई है तो इसको इधर मान लेते हैं कि ये डी है। तो ये वाला जो कोण है यानी कोण ए सी डी, कोण कौन सा, कोण ए सी डी बराबर किसके होता है, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दोनों अंतः अभिमुख कोणों के किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोण कौन से होते हैं, ये दोनों कोण, कोण ए और कोण बी, यानी बहस कोण कौन सा है, सी है। तो अंदर के जो दोनों अंतः अभिमुख, अंतः मतलब अंदर के, अभिमुख माने सामने, तो यानी सी का जो सामने जो दोनों कोण हैं, कौन से कोण है, ये वाला और ये दोनों कोण के योग के बराबर ये होता है बहस कोण। तो कोण ए सी डी जो है कोण ए प्लस कोण बी के योग के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आधा सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। माना कि इसका कोण आपको सवाल में दे दिया जाए कि एक 60 डिग्री है और बी दे दिया जाए कि 40 डिग्री है। आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स, जो ऐसे एक्स मान लिया जाए तो एक्स का मान कितना होगा, तो आप फटाफट इसको लगा सकते हैं कि एक्स का जो मान है दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो कोण एक्स का मान होगा वह 100 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। इस पर आधारित सवाल भी आपको तमाम देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रमेय आना चाहिए। आज हम प्रमेय और निष्कर्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनका रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इसको लिखते जाइए। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको जल्दी सबसे पहले नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। बाकी जो अभ्यास रहेगा उसको आप लगाइएगा, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर इनका इस्तेमाल कैसे हमें करना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगली प्रमेय कौन सी है। अगला जो प्रमेय है उसमें दिया हुआ है, अगला जो प्रमेय है उसमें है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा, एक त्रिभुज होगा। ये देखिए, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप लोग सही से बना लीजिएगा, बस समझ में आ रहा है कि त्रिभुज है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये त्रिभुज है ABC और ये भुजा BC है, उसके समांतर एक रेखा कोई भी खींच दी जाए, मान लो PQ रेखा एक यहाँ पर खींच दी जाती है, और खींची कैसी गई है कि जो PQ है ये समांतर है किसके, BC के। ये PQ जो समांतर है किसके समांतर है, BC के। ठीक है, तो ये जो रेखा है जब किसी त्रिभुज में एक रेखा जो है किसी भुजा के समांतर खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को यानी AB और AC को, ठीक है, ये जो भुजा है PQ ये दोनों भुजाओं को काट रही है, तो ये समान अनुपात में हमेशा विभाजित करती है। यानी कि अगर हम देख लें कि AP और PB का जो अनुपात है, AP और PB का अनुपात अगर मान लें यहाँ 2:3 हैं, तो AQ और QC, तो AQ और QC का जो अनुपात है वह भी कितना होगा, 2:3 ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को, यानी एक के समांतर खींची गई है तो बची हुई जो दो भुजाएं हैं, एक तो ये भुजा हो जाएगी और एक बची हुई ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करती है। ठीक है, इस प्रमेय को आप लिख लीजिएगा, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इस पर आधारित प्रश्न आप अभ्यास में देख सकते हैं। मैंने 2 अभ्यास के वीडियो आपको डाल दिए हैं। इसके बाद जो अगले जो अभ्यास होंगे उससे संबंधित वीडियो मैं आपको जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगली प्रमेय कौन सी है। इसके बाद त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में बताया गया है कि सर्वांग समता क्या होती है। तो सर्वांग समता के विषय में यहाँ बताया गया है कि त्रिभुज में सर्वांग समता का क्या मतलब होता है। तो त्रिभुज में सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान होना, यानी 2 त्रिभुज आपके सामने हैं
और दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण यदि बराबर हैं तो ऐसे सभी त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। चलिए इसको पढ़ के एक बार देख लेते हैं कि त्रिभुजों में सर्वांग समता क्या होती है। तो इधर से हम इसको पढ़ते हैं कि जब किसी एक त्रिभुज में त्रिभुज के भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बराबर होते हैं तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुज एक दूसरे को क्या कहते हैं? पूरा ढक लेते हैं। यानी ये एक लेयर की तरह होती है कि एक त्रिभुज होगा तो उसके ऊपर यदि आप दूसरे त्रिभुज को रखेंगे तो वो पूरी तरीक़ा से उसको क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। ठीक है, तो सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान होना, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट। त्रिभुज जो दिया हुआ है उसके तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे तो वो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। ठीक, सर्वांग समता के बाद हम आगे देखते हैं। सर्वांग समता के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको तथ्य के रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं आगे, इसके बाद है समरूपता। समरूपता और सर्वांग समता दोनों में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि समरूपता जो होती है त्रिभुजों में क्या होती है? समरूपता और सर्वांग समता का अलग अलग अर्थ होता है। सर्वांग समता का मतलब होता है कि सभी अंग समान होना। मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी कि यदि किसी त्रिभुज में जो त्रिभुज है उसके तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, जब तीनों कोण और भुजाएं बराबर होंगी तो वो दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे, तो वह कौन से त्रिभुज हो जाएंगे? सर्वांग सम। यदि हम बात करें समरूपता की, तो समरूपता का मतलब होता है उनका रूप समान होना। आकृति छोटी और बड़ी हो सकती है, लेकिन उनका जो रूप है वह कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और त्रिभुज में समरूपता की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शर्त है उसमें ये है कि उसमें कोणों की जो माप है, सबसे इम्पोर्टेंट है कोणों की माप। ये जो कोणों की माप है वह दोनों त्रिभुजों में समान होनी चाहिए, यानी तीनों कोण एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ अगर हम छोटा सा एक त्रिभुज बना दें कि एक त्रिभुज ए है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हम बना देते हैं इस तरीके से बड़ा, तो ये दोनों त्रिभुज हम मान लें कि समरूप हैं, तो इनके जो तीनों कोण होंगे वह बराबर होंगे। ठीक है, कोणों की माप तीनों की कैसी होगी? बराबर होगी। ये तीनों कोण बराबर होंगे तभी ये समरूप कहलाएंगे, अन्यथा ये समरूप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, समरूप का मतलब होता है रूप समान होना, जबकि वो एक दूसरे को पूरा नहीं ढकते। ठीक है, ढक भी सकते हैं, नहीं भी ढक सकते हैं, लेकिन ढकना ज़रूरी नहीं है। ठीक, इससे संबंधित निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। समरूपता के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं, जब दो त्रिभुज आपको समरूप दिए जाते हैं, उसके जो निष्कर्ष हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित तमाम प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके निष्कर्ष क्या क्या हैं तो उन्हें हम देखेंगे पहले। तो निष्कर्ष पहला है कि दोनों समरूप, यदि दोनों त्रिभुज की समरूपता के नियम हैं तो इसमें है कि दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। अब संगत भुजाओं का मतलब क्या होता है? तो संगत भुजाएं समझ लेते हैं। हमें सबसे पहले दो त्रिभुज बनाने होंगे जो कैसे हों? समरूप हों। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC और एक और त्रिभुज बना लेते हैं, उसका नाम हो जाएगा PQR। ठीक है, PQR, ये PQ और ये हो जाएगा R। ठीक है, दो त्रिभुज हैं। तो अब ये कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो इनमें जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वह समानुपाती होती हैं। उसका मतलब ये है कि यदि AB, ठीक है, और AC का अनुपात, यदि AB और AC ये दो भुजाएं हैं, इनका जो अनुपात है तो दूसरे त्रिभुज में AB के बराबर कौन सी भुजा? ये वाली AB है। इधर देखिए इसके संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? PQ। तो AB/AC बराबर हो जाएगा PQ/, देखिए AC की संगत भुजा कौन सी है? AC की संगत भुजा हो जाएगी PR। तो इधर हो जाएगा आपका PQ/PR। तो यही प्रमेय का कहना है। इस पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के सवालों में आपको एक भुजा की लंबाई इधर दी जाए, दो भुजाओं की लंबाई दे दी जाएगी, इसमें आपको एक भुजा की लंबाई दे दी जाएगी, एक भुजा की लंबाई आपसे निकालने को कहा जाएगा। तो इस प्रकार पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि समरूपता के आधार पर जो प्रमेय है उसी के आधार पर ही सभी सवाल हल होंगे। तो आपको इनका इम्पोर्टेंस कितना है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आप इन सभी प्रमेय को अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो आप समझ गए हैं कि संगत भुजाएं क्या होती हैं और समानुपाती का मतलब क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि समरूप त्रिभुज में अगला जो निष्कर्ष है वह कौन सा है। तो अगला जो निष्कर्ष है समरूप त्रिभुज में, उसमें दिया हुआ है कि संगत माध्यिकाएँ कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की जो माध्यिकाएँ हैं वह समान होती हैं। तो जिस प्रकार से अभी हमने बताया है उसी कि त्रिभुज की भुजाएं इसी प्रकार से माध्यिका का मतलब होता है सामने वाली भुजा को बराबर हिस्सों में जो बांट दे उसको माध्यिका कहते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज हो गया है ABC, ठीक है, और इसको मान लेते हैं D, तो AD जो है ये क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। और AD माध्यिका का काम है कि BD और CD दोनों को बराबर भाग में, यानी ये इसको 4 सेंटीमीटर मान लें, इसको 4, यानी BC की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो दोनों को 4 हिस्सों में यानी माध्यिका बांट दिया। तो इसी प्रकार से आपको 2 त्रिभुज दिए रहेंगे, एक त्रिभुज ABC हो गया, दूसरा आपको PQR दिया रहेगा। बिल्कुल जैसा मैंने पहले बताया था उसी तरीके से इसमें भी एक माध्यिका दी हुई रहेगी। इनका जो अनुपात होता है कैसा होता है, समानुपाती होते हैं। तो ठीक पहले जैसा हमने बताया है पहली वाली परी में, उसी तरीके से इस पर आधारित प्रश्न आएंगे, उसको आपको ऐसे ही कर लेना है। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला कौन सा होगा। तो अगले में दिया हुआ है परिमाप से संबंधित प्रश्न। ये भी परीक्षाओं में आपसे बहुत पूछा जाएगा। 2 त्रिभुज आपसे कहा जाएगा कि यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं, 2 त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो इस तरीके से आपको दिए जाएंगे। फिर से हम देख लेते हैं उसको। 2 समरूप आपको त्रिभुज दे दिए जाएंगे कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो एक हो जाएगा ABC, एक त्रिभुज ABC हो गया, और दूसरा त्रिभुज हो गया है PQR, दूसरा समरूप त्रिभुज हो जाएगा PQR। आपसे कहा जाएगा कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वह 40 सेंटीमीटर है, वह 40 सेंटीमीटर है। PQR का परिमाप आपसे कह दिया जाए कि 60 सेंटीमीटर है। यदि AB की लंबाई आपको बता दी जाए कि 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए PQ की लंबाई क्या होगी। इस तरीके से आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको इस प्रमेय का आना ज़रूरी है, समरूपता पर आधारित। तो ये जो प्रमेय है उसको आना आपको ज़रूरी है। इसमें दिया हुआ है कि यदि दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो उनके जो परिमाप होते हैं संगत भुजाओं के, किसके भुजाओं के, संगत भुजाओं के। ऐसा नहीं है कि आप किसी भुजा को बटे में लिख दें वो उसके बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप AC के बटे में PQ को नहीं लिख सकते क्योंकि ये संगत भुजाएं नहीं हैं। तो AC जो है इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, PR। AC की संगत भुजा PR होगी। इसी प्रकार AB की जो संगत भुजा है वह कौन सी होगी, PQ हो जाएगी। इस तरीके से आपको संगत भुजाओं का निर्धारण करना है, देखना है, उसी पर आधार पर तो इसको लगाना कैसे है। तो इसको जब हम लगाएंगे तो त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा बटे त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा वो संगत भुजाओं के समानुपाती होती हैं। तो इसमें जिस भुजा का मान दिया हुआ है ABC में हम उसे ले लेते हैं। AB का मान दिया हुआ है तो हम AB को ले लेंगे। इधर PQ में निकालना है तो हम इधर PQ लिख लेते हैं। अब ABC में आपको दिया हुआ कि ABC का कितना है परिमाप, तो ABC का परिमाप दिया हुआ है 40 बटे PQR का परिमाप दिया हुआ है 60। AB की लंबाई आपको यहाँ पर दी हुई है कितनी, 5, और PQ की लंबाई आपको निकालनी है, आप x मान लीजिए। इस तरीके से जब आप हल कर सकते हैं सवाल को, और हल करेंगे तो इस तरीके से आप x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आपने पहले भी कई बार देखे होंगे परीक्षाओं में, लेकिन आपने प्रमेय को नहीं पढ़ा है, इसलिए इस तरीके के प्रश्न अभी तक आपने छोड़ दिए थे। लेकिन अब उनको नहीं छोड़ना है, अब इन सवालों को हल करके चलना है। ठीक है, क्योंकि वर्ग 2 का जो पेपर होगा उसका लेवल अच्छा होगा, हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। एडवांस मैथ में त्रिभुज ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हम परिमाप और क्षेत्रफल संबंधित सवाल तो लगा लेते हैं, लेकिन जब भी कोण या भुजाओं या माध्यिका, केंद्र, परिकेंद्रक, इन सब के बारे में पूछा जाता है तो हम कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। तो हमें उसमें नहीं फंसना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। सारी प्रमेय हम अच्छे से पढ़ेंगे तो जो कोण संबंधी प्रश्न हैं, जो भुजाओं को निकालने संबंधी प्रश्न हैं, जो प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और ये परीक्षा में हमें अच्छे अंक लाने में ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगली प्रमेय कौन सी है। इसके बाद फिर से वही प्रमेय है। प्रमेय देखिए, आप देखिए सब समानुपाती के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि समरूप त्रिभुजों में जो संगत ऊंचाई होती है, ठीक, संगत ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ एक बार और हम आपको समझा देते हैं। संगत भुजाओं के समानुपाती, फिर से सबसे पहले जब भी त्रिभुज होंगे आपको हमेशा 2 त्रिभुज दिए रहेंगे। 2 त्रिभुज होंगे तभी समरूप होंगे, एक त्रिभुज में तो कोई समरूप हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब भी समरूपता आएगी तो हमेशा 2 त्रिभुजों में ही आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया जाएगा, जैसे 2 त्रिभुज हो गया ABC, दूसरा हो गया PQR।
तो इसकी जो ऊंचाई होगी, यानी मान लेते हैं इसकी ऊंचाई, देखिए ऊंचाई और माध्यिका दोनों अलग अलग होती हैं। माध्यिका का काम है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, जबकि ऊंचाई जो होती है त्रिभुज की वो सीधी रहेगी, लंबवत रहेगी, 90 डिग्री पे रहेगी, ठीक है। उसका ये नहीं है कि सामने वाली भुजा को आधा आधा ही काटना है, ठीक है। तो ऊंचाई अलग होती है और माध्यिका अलग होती है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ऊंचाई त्रिभुज के सामने वाली भुजा को बराबर काट भी सकती है, नहीं भी काट भी सकती है, लेकिन माध्यिका दो त्रिभुज के सामने वाली भुजा होगी उसको बराबर हिस्सों में ही बांटेगी, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं H1 इसकी। और इसी प्रकार हम देखिए PQR में भी यहाँ से हम ऊंचाई यहाँ को बनाएं तो ये तो सबसे पहले की 90 डिग्री होगी और इसको हम मान लेते हैं H2, ठीक है। लंब ही होता है, जो ऊंचाई होती है वो लंब ही होती है। तो इनका जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के समानुपाती, यानी H1/H2 जो है वो इसमें से आप तीनों त्रिभुज में से कोई भी भुजा लीजिए उसके संगत भुजाओं के समानुपाती होगी। यानी हम यहाँ BC ले लें तो BC के समान संगत भुजा कौन सी है, BC की संगत भुजा यहाँ QR हो जाएगी। तो BC क्या रख देंगे यहाँ पर, QR हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवालों में अलग अलग त्रिभुजों की लंबाई दी रहेगी और आपको इस तरीके से सवाल को हल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से आपको अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा और आगे जो वीडियो है उसको भी आप देखिएगा। सभी टारगेट करके आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथ में आपको अच्छा बनाया जाएगा, अच्छे से अच्छे नंबर आपको लाने में मदद मिलेगी। इसके बाद देख लेते हैं अगली प्रमेय कौन सी है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वेरी इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय। इस पर आधारित तमाम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी, ये त्रिभुज के क्षेत्रफलों संबंधित है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के वर्गों के, ऊंचाइयों के वर्गों के और संगत माध्यिकाओं के वर्गों के, ठीक है, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इस पर आधारित तमाम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि बताइए, आपसे कहा जाएगा कि दो त्रिभुज समानुपाती समरूप हैं। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज आपके सामने ABC दे दिया जाएगा और एक त्रिभुज आपको बता दिया जाएगा कि एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। आपको ABC का क्षेत्रफल दे दिया जाएगा कि ABC का जो क्षेत्रफल है वह मान लेते हैं कि आपसे कह दिया जाए 36 वर्ग सेंटीमीटर है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है। और PQR का क्षेत्रफल आपको दे दिया जाए कि 20 वर्ग सेंटीमीटर है, 20 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। एक भुजा यहाँ AB आपको दे दी जाए कि AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए PQ की लंबाई कितनी होगी, ठीक। इस तरीके से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आपको प्रमेय याद है कि किसी भी जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के, ऊंचाइयों के वर्गों के, माध्यिकाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो इधर आप देखेंगे तो इसमें कैसे लगाना है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, किसके बराबर होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के। संगत भुजाएं देखिए AB की लंबाई दी हुई है तो हम AB को यहाँ पर ले लेंगे। AB की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PQ हो जाएगी, तो PQ को ले लेंगे। तो संगत भुजाओं के वर्गों के, ठीक है, इस तरीके से आप इस पर वर्ग लगा दीजिएगा। समानुपाती का मतलब होता है अनुपात कैसा होता है, इनका समान होता है। तो ABC का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह दिया हुआ है 36, PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20, AB की लंबाई दी हुई है 6, तो 6 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में x हो जाए, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 छंग 36 स्क्वायर हो जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा और x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20, तो x बराबर आ जाएगा √20, ठीक है। इस तरीके से आप दूसरे जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। उस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, या और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको AB की जगह AC की लंबाई दे दी जाए, PR की तो और PR तो AB या AC अगर आपको दिया जाए तो उसके संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PR हो जाएगी, ठीक है। इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, PR हो जाएगी। BC की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, QR हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी भुजा आपको दी हुई हो, एक त्रिभुज में जो भुजा दी हुई उसी के संगत भुजा आपको दूसरे त्रिभुज के लेनी है। उनका अनुपात कैसा होगा, वर्गों के अनुपात के जो है बराबर होगा, ठीक है, क्षेत्रफल। तो इस प्रमेय को आप लिख लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देख लेते हैं अगली प्रमेय कौन सी है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित प्रश्न आपने परीक्षाओं में देखे होंगे। इसका जो मतलब है, देखिए
जब कोई त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया है आपका ABC। तो इस जो ये जो प्रमेय है उसका क्या कहना है कि जब आप किसी भी दो त्रिभुज के, ठीक है, यानी यदि हम B के और कोण C के समद्विभाजक खींचे हैं, ठीक है, क्या खींचे? समद्विभाजक। तो ये वाला जो कोण बनता है इसे यदि हम O मान लें तो ये किसके बराबर होता है? इसको आप सीधा याद कर लीजिएगा, ये कोण BOC जो बराबर है किसके बराबर होगा? ये अधिक कोण होगा और 90 प्लस जो A है उसके आधे के बराबर होगा, ठीक है। जो कोण A है उसके आधे के बराबर, यही इसमें कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का जो अंतः समद्विभाजक होते हैं दो कोणों के, उनके द्वारा जो कोण बनाया जाता है वह अधिक कोण होता है। कौन सा कोण होता है? अधिक कोण होता है। और समकोण और तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। इस पर आधारित प्रश्न कैसे रहेंगे? देखिए, माने कि आपसे कह दिया जाए, सवाल में आपको दिया हुआ है कि A का मान आपको दे दिया जाए कि 60 डिग्री है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए AOC को x यानी x का मान क्या होगा। यदि आपने प्रमेय पढ़ी है तो आप बता सकते हैं कि यदि B और C के समद्विभाजक ऊपर काटते हैं, ठीक है, तो इस किस प्रकार से इसको हल करना है, ठीक है, इसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो करना क्या है आपको प्रमेय मालूम है, तो प्रमेय यदि आपको मालूम है तो आप इसको लगा देंगे कि x बराबर जो है कितना हो जाएगा? 90 प्लस, इसमें हो जाएगा कितना? 90 प्लस A का आधा, ठीक है। A का आधा कितना हो जाएगा? तो 90, इसको हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस A कितना दिया हुआ है? 30, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इस प्रमेय का हम पे इस्तेमाल करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभ्यास में हमने कई प्रश्न लगाए हैं, उसमें आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से उपयोगी है। इसके बाद देखते हैं अगली प्रमेय कौन सी है। तो अगली प्रमेय, अभी हमने जो कोण हैं उनके अंतःकोणों के समद्विभाजक खींचे थे। अब हम बात करते हैं बाह्य समद्विभाजक की, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज, अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज और बना लेते हैं, तो कोई भी त्रिभुज है आपके सामने ABC, इसको भी हम एक नाम लिख लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। इन दो रेखाओं को यदि हम आगे बढ़ा दें और इन कोणों यानी B कोण और C कोण के क्या खींचें? समद्विभाजक खींचें। इस तरीके से हम समद्विभाजक खींचें और इसको हम O मान लें। तो अब हम देखते हैं कि बताइए कि BOC कितना होगा, BOC कितना होगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री प्लस कोण A के आधे के बराबर होता है, ठीक है। कोण A के आधे के बराबर होता है, माइनस करना है, सॉरी, यहाँ पर अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में यदि दिया जाए कि कोण A बराबर बताइए 60 डिग्री है, तो बताइए कोण BOC यदि हम इसको x मान लें, इस वाले कोण को, तो बताइए x की माप कितनी होगी। तो ऐसे सवालों को आप लगाने के लिए क्या करिएगा कि x बराबर कितना हो जाएगा? 90 यानी समकोण माइनस A का आधा, ठीक है। A कितना दिया हुआ है? 30, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 30, तो 90 में से जब आप 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी x का जो मान है, x का जो इधर मान है वह कितनी डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप सवालों को इस प्रमेय के आधार पर हल करेंगे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रमेयों को आप लिख लीजिएगा। ये आपको ज़्यादा वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, इस पर आधारित कम ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन सभी को अच्छे से लिख लीजिएगा और इन सभी कंटेंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनका उपयोग कैसे करना है, एक एक सवाल हम आपको लगा के बताते जा रहे हैं। बाकी जब आप अभ्यास वाले हमारे वीडियो देखिएगा, उसमें हमने इनको लेकर पूरा अभ्यास किया हुआ है। तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप वीडियो अंत तक देखिएगा। ये सभी जो पढ़ाएंगे प्रमेय, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रमेय कौन सा है। तो अगले में है पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण, अगले में पूरक कोण है। तो पूरक कोण आप जानते हैं, पूरक कोण का मतलब होता है कि जब भी किन्हीं दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये ऐसे जो दोनों कोण होते हैं वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी जैसे देखिए इधर 70 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 20,
और 20 का पूरक कोण कितना हो जाएगा 70। इस पर आधारित सवाल भी आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है कि पूरक कोण कौन से होते हैं और हम सवाल को छोड़ देते हैं। तो हमें इन सवालों को अब नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आसान सवाल हैं। इन सवालों को हम करके आएंगे, अपना नंबर नहीं छोड़ेंगे। तो पूरक कोण की परिभाषा क्या है? जब भी दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है तो वह कोण कहलाते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद तथ्य के रूप में भी इससे संबंधित सवाल कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि पूरक कोण के जो दोनों कोण हैं क्या वो समकोण हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि हमें दोनों का योग ही 90 चाहिए। तो अब 90 के लिए दो समकोण नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों कोण समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि 90 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180 और वो ज़्यादा हो। इस प्रकार से तथ्य भी आपसे पूछ, क्या दोनों न्यून कोण हो सकते हैं? बिल्कुल न्यून कोण। आप ऊपर देख रहे हैं कि 70 डिग्री और 20 डिग्री कैसे हैं? न्यून कोण, यानी दो न्यून कोण मिलकर एक पूरा कोण को बना सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से तथ्य पूछ लिए जाते हैं कि पूरक कोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो आप सही लगा देंगे। किसी पूरक कोण में दोनों कोण समकोण हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो सकते हैं। इसके बाद किसी भी पूरक कोण में एक कोण अधिक कोण हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक कोण भी 90 से क्या होता है ज़्यादा होता है। यदि आप कोण के बारे में नहीं जानते कि अधिक कोण कौन होता है, ऋजु कोण कौन सा होता है, तो उसके बारे में हमने वीडियो बना के रखा है, देखा है, और कोण आप उसको देखिएगा। मैंने वर्ग 2 को ही टारगेट करके ज्योमेट्री से ही पढ़ाना चालू किया है इसमें, वर्ग 2 की क्लास को। तो आप वहाँ से देखिएगा, आपको बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा कौन सा कोण कौन सा होता है, माप के आधार पर किस प्रकार से कोणों को हमें नाम दिए जाते हैं, तो सब वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सिर्फ देख रहे हैं जल्दी में कि क्या है पूरक कोण, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं, तो बाकी विस्तार से आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो पूरक कोण क्या है? तो जब भी दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो वो दोनों कोण को होते हैं एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसा हमने उदाहरण में दिया हुआ है कि एक यदि 20 डिग्री है और एक 70 डिग्री है, तो 70 का पूरक कोण हो जाएगा 20 और 20 का पूरक कोण हो जाएगा 70, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है? तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है संपूरक कोण, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपने देखा है कि पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसी प्रकार से संपूरक कोण में दो कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यदि इसमें एक कोण 110 है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ऐसे कोण दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, यानी 110 का जो संपूरक कोण है वो 70 हो जाएगा और 70 का जो संपूरक कोण है वह कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। जिस प्रकार से पूरक कोण के हमने शर्तें देखी थी उसी प्रकार से हम इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी तथ्यात्मक रूप से आ सकते हैं कि किसी भी संपूरक कोण में क्या दोनों कोण समकोण हो सकते हैं। इसमें आपको दोनों समकोण हो सकते हैं, क्योंकि 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 हो जाएगा। क्या इसमें एक अधिक कोण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप बड़ी आसानी से तथ्य के आधार पर इनको लगा सकते हैं, आपसे कोई गलती यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद ये वीडियो आप सभी के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।